चलिए आज क्लास में हम बात करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मेट हम लेते हैं। ये सूत्र है और इससे हम कुछ बातें आपको स्पष्ट कराएंगे जिससे आप कुछ कैलकुलेशन करेंगे। आज का लेक्चर छोटा सा होने वाला है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। आज हम केवल फॉर्मेट की बात करेंगे। तो जो फॉर्मेट होगा किस पर होगा, तो मैं यहाँ से एक लेता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना, ग्राम इक्विवेलेंट विचार करेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट ये क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट जो कि टोटल डिपेंड होता है रेशियो, एक रेशियो पर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। अगर इन दोनों का हम अनुपात निकाल लेते हैं तो वहां पे ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाता है। कहने का मतलब ये होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट मतलब होता है इसका वेट बाई, क्या होता है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्लियर है? यहां पे आप कुछ चीजों से परिचित जरूर होंगे। इक्विवेलेंट वेट आप जरूर जानते होंगे, वेट भी आप जानते हैं, इन दोनों का मतलब आप जानते हैं। अगर ये दोनों आप निकाल लेते हो तो बड़े आराम से क्या बोलोगे कि ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अब यहाँ पे वेट को दूसरी भाषा में कहते हैं मास। क्या बोलते हैं? मास। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है विचार करें तो एक इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है, यहां से निकलेगा इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है जीएमएम, क्या होता है, जीएमएम बाई एन फैक्टर। अब देखिए चीजें चेंज हो रही हैं। जीएमएम का मतलब वही सिंपल पुरानी चीज है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान बोल सकते हैं ग्राम में। और एन फैक्टर, ये एन फैक्टर क्या होता है इसकी बातें हम करेंगे आज, और इसी को हम लास्ट में टॉपिक बना के पढ़ेंगे और समझाएंगे पूरा प्रैक्टिस, अब फिर खत्म होगा। तो एन फैक्टर की पूरी बातें तो करनी है, बट उससे पहले ये जीएमएम क्या होता है। तो जीएमएम को अगर हमको कैलकुलेट करने हैं किसी अणु के लिए, इसके पहले तमाम ऐसा लेक्चर मैंने बनाया है जिसके अंतर्गत मैंने बताया है, जब भी हम मोल की बातें करते हैं, मोलिक्यूलरिटी की बातें करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन की बातें करते हैं, तो वहाँ पे कहीं कहीं चीज़ें आपको मिल जाती हैं कि कैसे हम किसी अणु का जीएमएम निकालेंगे, उसका मोलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। यस, तो इस तरह की बातें कई बार हो चुकी है। तो एक जीएमएम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने दिया हो H2SO4 का जीएमएम, क्लियर है? ओके, तो जीएमएम का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसके लिए इसका आणविक द्रव्यमान अगर निकालें तो हाइड्रोजन 2 दिया है, तो सिंपल यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। सल्फर 1 है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे 32 प्लस ये ऑक्सीजन 4 है तो 16 चौके 64। तो अब इसको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 2 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू 8 6 3 9, यानी कि 98। अब जो 98 है ये क्या है, यही है जीएमएम, क्लियर है? ओके। अब एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर जो होता है वह उस रिएक्शन में, यानी किसी अभिक्रिया में होने वाले ऑक्सीकरण या उनमें इलेक्ट्रॉनों के जो चेंजेस होते हैं, चाहे वो लॉस हो चाहे वो गेन हो, यानी चाहे ऑक्सीकरण हो चाहे अपचयन हो, दोनों कंडीशन में ये बातें स्पष्ट हो सकती हैं कि जितना चेंज होगा वही चेंजेस वहां पर होगा एन फैक्टर। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आपको किसी का इक्विवेलेंट वेट निकालनी है, जैसे मान लीजिए आपके बीच में दिया हो, क्या दिया हो, हम एक एग्जांपल लेते हैं सुंदर सा, क्या लेंगे, जैसे आपके बीच में दिया हो क्या N2 दैट मीन्स नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या दिया है H2 दैट मीन्स हाइड्रोजन, क्लियर है? और ये क्या बनता है NH3 बनता है, रियलिटी ये है। ओके, यहाँ पे इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और ये 3 2 6 दैट मीन्स यहाँ पे 3। अब रियलिटी क्या है, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या होता है 0, क्लियर है? ओके, यहाँ पर क्या होता है, ये प्लस का 3 तो हो जाएगा माइनस का 3, क्लियर बातें हैं? ओके, तो नाइट्रोजन को देखिए तो जरा, नाइट्रोजन में क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 से -3 हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर ये बोल सकते हो कि N2 का या NH3 का, दोनों का अगर हम एन फैक्टर निकालते हैं
दोनों का अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? तो जीएमएम आपको पता है, जीएमएम पता हो जाएगा और एन फैक्टर आपको पता करनी है, तो आप बस चेंजेस जानोगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने का चेंजेस हो रहा है? तो चेंजेस हो रहा है, चेंजेस कितने का हो रहा है? 3 का। कितने का हो रहा है? 3 का। तो सिंपली वे में आप बोल सकते हो कि अमोनिया पे 3 का चेंजेस है, तो अमोनिया का एन फैक्टर कितना होगा? 3 होगा। और N2 के लिए कितना होगा? यही 3 दूना 6 हो जाएगा। कैसे? विचार करें। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अमोनिया का आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट, क्लियर है? ओके, तो क्या लिखोगे? NH3 का इक्विवेलेंट वेट, तो क्या होगा यहां पर? जीएमएम बाई एन फैक्टर। तो जीएमएम क्या होगा? जीएमएम इसका क्या होगा अमोनिया का? ये देख लो जरा, नाइट्रोजन कितना है? कितना होता है? 7, 7 दूना 14, 14 और 3 कितना होता है? 17। तो 17 बटे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 का चेंजेस, दैट मीन्स 3 एन फैक्टर है। ओके, तो 3 पचे 15, यहाँ पर लगभग आ जाएगा 5.66 करके आ जाएगा, राइट? तो इसका जो एन फैक्टर है वो कितना निकला? 5.66। इसी प्रकार अगर हम N2 की केवल बात करते हैं तो N2 दैट मीन्स N2 क्या है? N2 अकेला जो कि कितना होता है? 14, और यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा? 28। 14 दूना 28, और यहाँ पे चेंजेस कितना का है? 3 टू। और एक N के लिए अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे N अकेला चेंजेस 3, तो 2 N के लिए कितना हो जाएगा? 6। तो डायरेक्ट क्या लिखना? N2 का इक्विवेलेंट जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा? 28/6। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? इसका रिजल्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 6 चौका 24, 6 पचे 30, यानी कि 4 बार में तो 4.66 समथिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इसका क्या हो जाएगा? एक तरह से इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल वे में आप बोल सकते हो कि किसी भी रिएक्शन में किसी अणु का, किसी यौगिक का हम कैसे इक्विवेलेंट वेट पता करेंगे, आप यहां से जान सकते हो इस फॉर्मेट के माध्यम से। अब इस फॉर्मेट को अगर हम नॉर्मलिटी से कन्वर्ट करें, नॉर्मलता में देखें, कंसंट्रेशन ऑफ डिसोल्यूशन का एक स्टेप होता है नॉर्मलता। अगर हम नॉर्मलता से इसका हम कंपैरिजन कराते हैं तो क्या होगा? तो अगर हम इसकी नॉर्मलिटी से बात करते हैं तो क्या होगा? तो नॉर्मलिटी की दृष्टि से क्या होगा? N= होगा ग्राम इक्विवेलेंट, क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट बाई, आगे आप लिख सकते हैं ना, इसके आगे लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट बाई भी, यानी कि आयतन, किस में? लीटर में। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट क्या निकला है? ग्राम इक्विवेलेंट निकला है, ये यहाँ पे देख रहे हो ना? तो ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब वहां से निकला एक तरह से, किसके फॉर्मेट में? एन के फॉर्मेट में। तो अब यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं तो क्या निकलेगा? विचार करें, अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो क्या निकलेगा? ग्राम इक्विवेलेंट निकालें तो क्या निकलेगा? V लीटर में, और यहाँ क्या हो जाएगा? N। अब जो N होता है वह N क्या होता है? N का जो फॉर्मेट होता है, ध्यान देना, तो N= होता है व्हाट? N होता है M × N फैक्टर। क्लियर? अब इस मान को उठाकर अगर यहां भरते तो क्या होगा? तो यहां हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? इस पूरे मान को इसमें भरिए तो किसके स्थान में जाएगा? N के स्थान पे। तो V लीटर में, और यहाँ पे ये पूरा M इंटू क्या हो जाएगा? N फैक्टर। बातें स्पष्ट है? ओके, तो इतनी बातें किस में मिला? 1 ग्राम इक्विवेलेंट में। चलिए, तो ये रहा इसका मेन फॉर्मेट। अब इसके बाद हम अगर बात करना चाहते हैं तो कैसे होगा? तो अगर यहाँ तक आप आ गए तो दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप इस फॉर्मेट से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका आयतन, उसका मोलारिटी एंड उसका एन फैक्टर क्या होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट के माध्यम से। अब इस ग्राम इक्विवेलेंट की कंपैरिजन हम करते हैं पहले फॉर्मेट से। पहले फॉर्मेट में क्या लिखो? ग्राम इक्विवेलेंट में वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पे क्या मिला है? ग्राम इक्विवेलेंट V × M × N फैक्टर। अगर ध्यान से देखिए तो अभी आपने इस चीज को लिखा था ग्राम इक्विवेलेंट
क्या ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट क्लियर है। अब बताइए आप कि वेट के स्थान पे क्या रहेगा, वेट रहेगा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है जीएमएम बाई एन फैक्टर। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या भरोगे, जीएमएम, क्या भरोगे, जीएमएम, और एन फैक्टर कहाँ आएगा, नीचे, तो हम चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं गुणा करके, तो एन फैक्टर यहाँ पर आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, यहाँ पे एन फैक्टर लिखे हैं, ठीक है। ये क्या है, एन फैक्टर, ध्यान रहे ये एन फैक्टर है, एन फैक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, एन फैक्टर, अब दिख रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे विचार करिए तो जरा कि जो ग्राम इक्विवेलेंट आया है वह वेट बाई इक्विवेलेंट वेट चेंज हुआ, तो वेट WEIGHT बाई क्या है, GMM, और ये दोनों मिलाकर क्या बनता है, मोल, क्या बनता है, मोल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट मोल, ओके, और एन फैक्टर, ये क्या है, एन फैक्टर, तो मोल इंटू क्या हो जाएगा, एन फैक्टर, तो ये हो जाएगा। बहुत प्यारा सा फॉर्मेट, अब ये छोटा सा फॉर्मेट हम बना दिए, क्लियर है, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने एक फॉर्मेट को बनाना सीखा। अब इस फॉर्मेट की सहायता से हम क्या करेंगे, अगर हमको इसमें से कुछ भी निकालना है तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, चाहे इस फॉर्मेट से, चाहे इस फॉर्मेट से, चाहे पहले का फॉर्मेट से, क्लियर। जैसे कि आप हमने क्या निकाला है, इक्विवेलेंट वेट निकाला है। अब चलिए हम बातें करते हैं, मोल तो आप जानते हो, मोल में तो कोई लॉजिक है नहीं, मोल तो आप पहले से जानते हो, मोल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर की पूरी बातें हम चलिए करते हैं, और आपको रिएक्शन के माध्यम से इसकी गणना करना, कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे, राइट। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर हम यही बात करते हैं एन फैक्टर को लेकर के, तो एन फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर हम एन फैक्टर की थोड़ी सी बातें करते हैं तो एन फैक्टर का मतलब होता है कि एक रिएक्शन के भीतर या एक अणु के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, एक साल्ट के द्वारा, एक साल्ट के एक मोल के द्वारा, एक मोल लवण के द्वारा, ऐसे बोल सकते हैं, एक मोल लवण के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, दैट मीन्स चाहे उसका लॉस होना, चाहे उसका गेन होना, मतलब जितने मोल में लॉस हो रहा है, जितने मोल का गेन हो रहा है, वही मोल, वही आंकड़ा, वही संख्या कहलाता है एन फैक्टर। अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, एन फैक्टर दैट मीन्स होता है द नंबर ऑफ मोल, the number of mole of electron exchange, electron exchange, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, एक्सचेंज में क्या लॉस्ट हो सकता है, और गेन किसके द्वारा, बाई 1 मोल ऑफ साल्ट। तो मैंने फाइनली लिख दिया जो मैंने अभी बोला कि एक मोल लवण के द्वारा इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज होने की मोलों की संख्या क्या कहलाता है, एन फैक्टर कहलाता है। क्लियर हुआ, ओके। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि एन फैक्टर हमेशा एसिडिक एंड बेसिक नेचर के लिए आप सुने भी होंगे कि एसिड दैट मीन्स जली विलयन में H+ आयन देता है, एक H+ आयन देता है, और बेस के लिए OH का माइनस आयन देता है। तो वहां पर एक एसिड का एक जो मोल होगा उसके लिए एक होगा, और OH के लिए जो एक मोल होगा उसके लिए भी एन फैक्टर क्या होगा, एक होगा। तो चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, क्या लिखेंगे, फॉर एसिड, अगर हम एसिड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एन फैक्टर की मान किस पे डिपेंड होगी, चूंकि वो एसिड के लिए क्या होता है, H+ आयन होता है, सो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। क्लियर बात है, ओके। और अगर हम बेस की बात करते हैं तो क्या होगा, तो बेस के लिए क्या होगा, बेस के लिए जो एन फैक्टर होगा
वो भी चूंकि OH का माइनस होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बातें स्पष्ट है? ओके, अब यहाँ तक तो पूरी बातें क्लियर है। फॉर्मेट बनाना सीख गए, इक्विवेलेंट वेट जानना सीख गए, इक्विवेलेंट वेट में ग्राम इक्विवेलेंट निकालना भी सीख गया, हर एक बातें क्लियर है। एन फैक्टर आपको क्या है पता चल गया। अब अभी एन फैक्टर की पूरी कहानी नहीं समझ में आई, तो एन फैक्टर की पूरी कहानी समझने के लिए आप एक काम करिए, एन फैक्टर को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसकी हम जानकारी दे देते हैं आपको। तो चलिए कुछ हम एग्जांपल की बातें करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे कि एन फैक्टर की गणना कैसे की जाती है। यस, तो यहाँ पे कुछ बातें आप नोट करेंगे, यहाँ तक आप नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। फिलहाल हम इसे इरेज करते हैं। यस, चलिए तो हम यही जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑफ एन फैक्टर इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्लियर है? ओके, चलिए एक एग्जांपल की बात करते हैं, बड़ा प्यारा सा, कई बार हो चुका है। MnO4 पे क्या माइनस, प्लस क्या H प्लस आयन, और गिब्स करके क्या बन रहा है Mn पे हमको लग रहा है +2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। विचार करिए जरा, तो Mn से Mn पे गया और यहाँ से क्या हो रहा है, सबसे पहले देख लो जरा, यहाँ पे इसके हिसाब से इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये -4 दूना 8 होता है, और 8 में से निकालो 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 7। बोलो क्लियर है? अब ये प्लस का 7 है, ओके, और ये क्या है प्लस का 2 है, तो यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, हेलो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बोलो क्लियर? तो यहाँ पे चेंजेस कितने का हो रहा है, चेंजेस हो रहा है 5 का, स्पष्ट है? तो पक्का एन फैक्टर कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन कैसे आएगा, विचार करो, पहले विचार ये करना है कि यहाँ पर एन फैक्टर निकालोगे तो ऐसे निकलेगा, एन फैक्टर ऐसे लिखते हैं, टोटल Mn कितना 8 हो, है कि नहीं है, तो एक बाहर रहेगा, अंदर क्या होगा कमाल, Mn पे कितना है 7 में से घटाएंगे, कितना हो रहा है 2। बोलो क्लियर? 7 में 2 जाएगा 5, एक कम, अर्थात क्या मिला 5। सो ये जो 5 है ये केवल Mn की ही नहीं है, बल्कि MnO4 की क्या है, एन फैक्टर है। सो क्या लिखोगे, सो MnO4 माइनस क्या एन फैक्टर, हेलो, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। दैट मीन्स ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कहीं हो जाएगा। चले और एग्जांपल की बात करते हैं। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर Cr2O7 पे 2 माइनस प्लस H प्लस आयन गिव्स Cr पे क्या 3 प्लस आयन एंड क्या मिलेगा H2O। क्लियर नहीं है? चलिए ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें जरा विचार करें कि एन फैक्टर क्या होगा। तो एक्सचेंज की बात करते हैं। सबसे पहले हम Cr2 का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना Cr2 है 2 ठो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2x, बोलो क्लियर है, प्लस ऑक्सीजन कितना है 7, तो 7 दोनों कितना होता है 14, तो माइनस का 14 होगा नहीं होगा, होगा यस। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, स्कल 2 माइनस का 2, बोलो क्लियर है, ओके। तो ये 2x है और ये माइनस का क्या है 14, स्कल 2 क्या माइनस का 2। हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें किसका, Cr2 का, तो यहाँ पे क्या होगा, विचार करो, विचार करो, ये 2x स्कल 2 उधर जाएगा प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा 2 में 14 जाएगा कितना 12, 2 एकम 2 2 छक्का, ये तो आपको पहले पता है कि यहाँ पे 6 होगा, होगा कि नहीं होगा, तो प्लस 6 से कितना हो रहा है प्लस का 3। सेम ऊपर वाला कंडीशन, यहाँ पे कितने का चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे कितने का चेंजेस हो रहा है, बोलो 6 से 3 हो रहा है, कितने का चेंजेस हो रहा है, हेलो 3 का, कितने का हो रहा है 3 का। सो यहाँ पे क्या होगा बोलो, तो यहाँ पे लिखोगे एन फैक्टर, विचार करो एन फैक्टर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये Cr कितना है 2 बार है, 2 टाइम है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2, और विचार करना जरा, ये माड लगाते हैं यहाँ पे, इसका नियम है, और माड से बाहर हर एक चीज किस में होता है प्लस में होता है, तो ये 6 माइनस कितना जा रहा है 3, यस। तो यहाँ पे क्या होगा 6 में से 3 जाएगा
3 दूना, तो कितना निकला एन फैक्टर? क्लियर मेरी बात है? तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, एक एन फैक्टर की गणना कर सकते हो। यस, तो ये रहा जी। सो यहां पे लिख देना, सो वाट CR2 O7 पे 2 माइनस का क्या मैंने निकाला, एन फैक्टर कितना निकला, 6 निकला। बात है स्पष्ट है? ओके, तो आप चाहे तो नोट करें, हम आगे कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए FeC2O4 लिया, क्लियर है, और यहाँ से रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर क्या निकला Fe प्लस का 3, यहाँ पर क्या निकला CO2। विचार कीजिएगा, अब यहाँ पे Fe पे क्या है, प्लस का 2, राइट, यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन का माइनस का 2 होता ही है, और यहाँ पे क्या है प्लस का 3। बोलो क्लियर है? ओके, और यहाँ पे कार्बन पे कितना होगा, इस पर डिपेंड करेगा, तो ये 2 है ना ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितना है, एक पे 2 होता है, 2 दूना 4, एक पे कितना होता है 2, तो 2 दूना 4, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 4। बोलो क्लियर है? ओके, अब इसकी अपेक्षा इस पर आ जाओ, तो क्या हो रहा है सर, ये ऑक्सीडेशन क्या बढ़ रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन पे जाइए तो 3 से 4 में भी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या बात, हो सकता है 2 बार ऑक्सीडेशन हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक रिएक्शन पढ़े हैं, विशेष प्रकार की अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, याद आ रहा है आपको, असमानुपातन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे अगर हमको एन फैक्टर की बात करनी है तो कैसे निकलेगा, चलिए हम बात करते हैं। एन फैक्टर के लिए, एन फैक्टर के लिए क्या होगा, अब 2 जगह तो दोनों को हम जोड़ लेंगे पहली बार, तो पहले में चेंजेस कितने का हो रहा है, 2 से कितने का हो रहा है, 3 का, ऐसा नहीं हो रहा है? यस, तो क्या लिखोगे, बोलो, यहाँ पे लिखना 2 माइनस क्या लिखेंगे 3, ऐसा कुछ करेंगे, 2 माइनस 3, और ये प्लस करेंगे, ये अलग होगा। क्लियर है? ओके, यहाँ पर 2 माइनस 3 हो गया, क्योंकि 2 से कितने का चेंजेस हो रहा है, 3 का, लेकिन ये कार्बन कितना है, 2 टाइम, ये कितना था, ये दोनों अलग अलग था, तो यहाँ पे सिंगल अकेला कर दिया, और यहाँ पे कार्बन कितना 2 टाइम, तो यहाँ पे 2। बोलो क्लियर? ओके, अब यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, तो सिंपल है कि 2, और यहाँ पे 3 है तो 3, और ये कितने का हो रहा है, 4, तो माइनस 4 कर देंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, विचार करो, तो 2 में से 3 जाएगा कितना, 1, 1 1 कम 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का, और ये 2, 3 में से 4 जाएगा 1, सो यहाँ पे 2 1 कम 2, तो कितना हो जाएगा 3। हेलो, एन फैक्टर जो होगा इसका कितना होगा, 3 होगा, ये टोटल का एन फैक्टर कितना होगा, 3 होगा। सो यहाँ पे ये वाला क्या है, सही। अच्छा, इसके अलावा हम ये बात करते हैं कि मान लीजिए आपके सामने दिया H2S, क्लियर है? ओके, और इसका हुआ क्या निकला, यहाँ से सपोज यस निकला 0 टाइम, सल्फर निकल गया बाहर, और इस पे ऑक्सीकरण संख्या मुक्त अवस्था में क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे कितना है, इसके हिसाब से 1 का -1 होता है, नो 1 का +1 होगा, सो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। बोलो क्लियर? अब -2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, विचार करो तो, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, माइनस से 0 को जा रहा है तो बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो यहाँ पे चेंजेस कितने का हो रहा है, यहाँ पर चेंजेस कितने का हो रहा है, 2 का, कितने का हो रहा है, 2 का, तो वास्तव में जो एन फैक्टर आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। कैसे आएगा, विचार करो, एन फैक्टर की अगर हम बातें करें तो क्या होगा, एन फैक्टर की बातें करें तो जितना एक्सचेंज, तो कैसे एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे सल्फर 1 है तो क्या लिखोगे, 1 में किससे करेंगे, यहाँ पर भी 1 है तो मार लगा सकते हैं, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये 0 में से घटा देंगे, यस, तो 2 में 0 जाएगा 2, तो 2 1 कम 2, क्या मिला, हेलो, तो क्लियर नहीं है? इस प्रकार से आप एन फैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की, ध्यान देंगे, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। विचार करना,
वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, यानी कि इसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं? तो विद्युत अपघटन के दौरान कैसे होगा? जब हम एक विद्युत अपघटन कराएंगे तो सिंपल है, उसमें से जल में से हाइड्रोजन गैस अलग होगा, ऑक्सीजन गैस अलग होगा। तो वह जल में हम कैसे अगर हम देखना चाहें कि जल के भीतर हाइड्रोजन गैस कैसे निकलते हैं, ऑक्सीजन गैस कैसे निकलते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिसिस करानी पड़ेगी, यानी कि विद्युत अपघटन कराना पड़ेगा। तो ये जरूरत तब पड़ता है जब हमको अलग अलग नेचर पता करनी पड़ती है। तो आइए समझाते हैं हमको। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो क्या होता है वास्तव में? यहाँ पर दोनों मतलब दो ठो हम क्या करेंगे, अगर उसमें हम एक छोटा सा बैटरी डुबा दें और वो बाहर स्रोत से क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान अगर हम ध्यान से देखें तो एक छोटा सा स्रोत के माध्यम से अगर हम उसमें वो छोटा सा बैटरी आती है, अगर उसको हम डुबा देते हैं तो वहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रोड पे अलग अलग गैस निकलती है, दैट मीन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो होता क्या वास्तव में, यहाँ से इलेक्ट्रोड पे अलग अलग प्रकार की गैसें निकलती हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? एट एनोड। एनोड पर क्या होगा? एनोड पर ऑक्सीजन गैस निकलता है, यस। और कैथोड पे क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। तो कैसे निकलता है देख लो। H2O था मेरे पास, मैंने क्या किया, यहाँ से H प्लस आयन अलग कर दिया, दैट मीन्स आयन ग्रुप में हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकल रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बातें हो रही हैं आपसे। तो अब बारी है कि बैलेंस कैसे करें। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 2 है तो 2 है, और 2 दूना 4, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। बोलो स्पष्ट? क्लियर? ओके। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसको बैलेंस करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसी चीज को लेकर के कैथोड पे घटना क्या होती है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। तो कैथोड पर क्या होता है बाबू? कैथोड पर ही H2O छितरा जाता है। किसमें छितराता है? यहाँ से निकलता है, ये उसका एक बेसिक नेचर बनता है। वो विलयन कैसा होता है? बेसिक। और यहाँ से क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? ओके। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ये होता है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ग्रहण हो रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा? अब इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, तो चलिए इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। सो यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कितना है? यहाँ पर कितना है? यहाँ पर केवल क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे क्या होगा? पहले इसको देख लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन, यहाँ पे अगर हम 2 कर दें, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, तो 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, और ये 2 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन। बोलो स्पष्ट है? ओके। अब इसमें विचार करें जरा, यहाँ पे विचार करें जरा। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, इधर पूरा बैलेंस हो गया। ओके। अब इधर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 से किससे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो इसका जो नेट इक्वेशन होगा, नेट जो समीकरण होगा वो क्या होगा? यहाँ लिखेंगे नेट इक्वेशन। नेट इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा? विचार करो जरा, विचार करो जरा। जो नेट इक्वेशन होगा वो क्या होगा? 2H2O, यस, गिव्स, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या मिलेगा? O2 गैस और H2 गैस, दैट मीन्स क्या मिलेगा? O2 प्लस H2। बैलेंस करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 दूना 4। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो हेलो, 2 दूना 4। तो ये नेट इक्वेशन है। क्या है? ये नेट इक्वेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। ठीक है? क्या लिखेंगे? यस। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका एन फैक्टर कैसे निकलेगा। तो आप एक काम कर लो, सबसे पहले लिख लो कि कितना इलेक्ट्रॉन टोटल इंक्लूड हुआ है, जो कि आपको दिख रहा है सामने। 2 दूना 4, यहाँ पे 4, यानी टोटल जो इलेक्ट्रॉन इंक्लूड हुआ है इस पूरे समीकरण में कितना हुआ है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखेंगे? व्हाट नंबर ऑफ इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन बराबर कितना? 4। क्लियर है? यहां बात करते हैं एन फैक्टर ऑफ O2। तो O2 का एन फैक्टर कितना होगा? एक ऑक्सीजन का हम देख लो, यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ पे एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो यहाँ पे 0 हो रहा है। सो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4। सो यहाँ पे कितना होगा? 4 होगा। बोलो क्लियर है? तो O2 का एन फैक्टर कितना हो गया? 4। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो क्या होगा? विचार करें तो क्या लिखोगे? एन फैक्टर ऑफ
H2 इक्वल टू हो जाएगा केवल और केवल 2। क्लियर है? ओके, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, एक एन फैक्टर बड़े आराम से निकाल सकते हो। यस, तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में आपको पूरी बातें एन फैक्टर को लेकर के समझ में आई होंगी। यस, तो कमेंट कर बताएं कि आज का लेक्चर कैसा रहा, और हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, क्योंकि आने वाला है अगला लेक्चर। अगले लेक्चर हम देखेंगे टाइट्रेशन। व्हाट इज टाइट्रेशन, टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, और उसके बाद कुछ और बातें। यस।